हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स। क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स के अंदर तीन मेजर यूनिट्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग चार्ज को स्टडी करते हैं। एक है ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट को हम लोग स्टडी करते हैं। और एक लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ते हैं या जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली बातें करते हैं। तो तीन मेजर यूनिट्स में ये तुम्हारा पूरा क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स वाला जो सिलेबस है वो डिवाइड है। तो एक एक करके हम लोग एक एक यूनिट को पढ़ेंगे और फिर जाके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे। ये पूरे चैप्टर्स जब हम मिलाएंगे तब जाके एक यूनिट हमारा बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स के कौन से ब्रांच को कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को स्टडी करते हैं। जिस ब्रांच में हम लोग फिजिक्स के चार्ज को पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी हम फर्दर डिवाइड करके पढ़ते हैं। चार्ज को पढ़ने के तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर हम लोग चार्ज को रेस्ट पे स्टडी कर रहे हैं, यानी एक ऐसा चार्ज है जो रेस्ट पे रखा हुआ है, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और अगर चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर दे, उसको अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर के नाम से पढ़ते हैं। और एक अगर मान लो कि चार्ज जो है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ना करके एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, तो उस केस में उस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएम वेव के नाम से उस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसको स्टडी करते हैं, तो चार्जेज को स्टडी करते हैं। लेकिन चार्ज को स्टडी करने के तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। पहला कि अगर हम लोग एक स्टैटिक चार्ज को स्टडी करें तो उस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट यानी एक रेस्ट पे चार्ज रखा हुआ है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। सेकेंड वन इज कि अगर मान लो वो चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म नाम देते हैं। उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ अ चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर बोलते हैं। एंड थर्ड जो इसका टॉपिक बनेगा, लास्ट पार्ट, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाला टॉपिक तब होता है जब हम लोग किसको स्टडी करते हैं, एक एक्सीलरेट कर रहे चार्ज को जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी इसको हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ अ चार्ज एक्सीलरेटिंग, यानी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वो एक्सीलरेट कर रहा है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो इस केस में जब चार्ज एक्सीलरेट होने लगता है तो वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और जब वेव ट्रैवल करेगी तो उसके साथ एनर्जी भी क्या होता है, रेडिएट होता है। सिंपल सी बात है, जब वेव ट्रैवल करेगी तो अपने साथ क्या करती है, एनर्जी कैरी करेगी। तो उस वाले टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है।
जब वो मोशन में आ जाता है तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है, लेकिन जब चार्ज एक्सीलरेट करना शुरू कर देता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डेवलप करता है और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस वाले केस में जब हम चार्ज एक्सीलरेट करने लगता है उसको स्टडी करते हैं, उस टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो यूनिट है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ अ रेस्ट चार्ज, मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ अ चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड अगर वो चार्ज एक्सीलरेट करना शुरू कर दे तो उसके स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो चलो फिर फर्दर हम लोग एक एक चैप्टर को करके स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फर्दर 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड दूसरा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर्स को मिलाओगे तब जाके तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक कवर होगा। मैग्नेटिज्म को भी 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स हैं, तो टोटल मिला के 6-7 चैप्टर हैं, वो मिलेंगे तब जाके तुम्हारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला यूनिट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो चलो लेट नहीं करते हैं, एक एक करके हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, ओवरऑल जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है। चाहे तुम चार्ज को रेस्ट पे रख के स्टडी करो, चाहे मोशन में स्टडी करो, चाहे एक्सीलरेट करते हुए चार्ज को स्टडी करो, बट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले यूनिट में हमको चार्ज को स्टडी करना पड़ता है। चार्ज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये चार्ज क्या होता है ना। सबसे जो पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये चार्ज कौन सी चीज है जिसको हम लोग पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, और इतना सारा उसका क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन इन सारे केसेस में जो बेसिक की पॉइंट है वो चार्ज है। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो किसको स्टडी कर रहे हैं, चार्ज को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग अपने इस टॉपिक का डिस्कशन इसी पॉइंट से शुरू करने वाले हैं। वो पॉइंट रहेगा क्या तुम्हारा, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं। तो चार्ज देखना यार, चार्ज किसी भी कंडक्टर की या किसी भी पार्टिकल की क्या होती है, एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर चार्ज वाली प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी पार्टिकल के अंदर, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर या तो फोर्स एक्सर्ट करेगा या उसके फोर्स को खुद क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। यानी अगर किसी पार्टिकल के अंदर चार्ज वाला नेचर है, उसके अंदर चार्ज वाली प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, या उसकी वजह से खुद पे फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो चार्ज किसी कंडक्टर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल को पास में रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स को एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, किसी कंडक्टर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और फंडामेंटल प्रॉपर्टी associated with a matter, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ड्यू टू विच, ये क्या करेगा, ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस a force on another charged particle, है ना यार, another charged particle। किसी भी पार्टिकल के अंदर अगर चार्ज डेवलप हो गया है तो वो उस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज वाले पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा या उसके फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर ऐसी चीजें किसी मैटर के अंदर हो रही हैं, किसी पार्टिकल के अंदर हो रही हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, चार्ज वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक है। ये जो चार्ज होता है वो नेचर में, इसके दो नेचर होते हैं, दो नेचर में एग्जिस्ट करता है, सबने सुना होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं नेचर ऑफ चार्ज की बात करूं तो दो तरह का नेचर शो करता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का ये नेमिंग जो है उसमें बहुत बड़ा कोई ये नहीं है कि पॉजिटिव बोलने के पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक है या नेगेटिव के पीछे कोई लॉजिक है। तो चार्जेस बिल्कुल ऑपोजिट नेचर अगर शो कर रहे हैं तो एक चार्ज को हम पॉजिटिव बोल देते हैं और दूसरे वाले को नेगेटिव बोल देते हैं। जैसे तुम मैग्नेट के केस में देखते हो कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, वो दोनों पोल बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर शो कर रहे होते हैं, तो एक को हम नॉर्थ बोलते हैं और दूसरे वाले को साउथ पोल बोल देते हैं। एक को नॉर्थ और दूसरे को साउथ बोलने के पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट नेचर शो कर रहे हैं, तो किसी एक को नॉर्थ और दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं, साउथ बोल देते हैं। वैसे ही चार्जेस के केस में जो दो अलग अलग तरह का नेचर शो कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट नेचर शो कर रहे हैं, उसमें एक को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और दूसरे वाले को नेगेटिव चार्ज बोल दिया। तो चार्ज जो है वो नेचर में दो तरह का नेचर शो करते हैं, एक पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है चार्ज, पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और भी थोड़ा हम चार्जेस की बात करें तो चार्ज जो है, सबसे पहले चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो SI यूनिट होता है, चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो कूलॉम होता है, कूलॉम होता है। और इसके अगर CGS यूनिट की बात किया जाए तो CGS यूनिट इसका जो होता है वो होता है स्टैट कूलॉम। तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट कूलॉम कहते हैं। कुछ अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें, मान लो कि ये तो CGS और SI यूनिट हो गया, लेकिन अगर कुछ अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अदर यूनिट्स में तुम्हारा फैराड आ सकता है, फैराडे। अदर यूनिट्स में क्या आ जाएगा, फैराडे। और फैराडे में एक फैराडे जो होता है, 1 फैराडे, वो तुम्हारा इक्विवेलेंट होता है 96,500 कूलॉम के इक्वल होता है। ये काफी फेमस यूनिट होता है चार्ज का, फैराडे। एक फैराडे, 1 फैराडे में कितना कूलॉम होता है, 96,500 कूलॉम होता है। स्टैट कूलॉम की बात करें तो 1 स्टैट कूलॉम जो होता है, 1 स्टैट कूलॉम जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ कूलॉम के बराबर होता है। ये वाला रिलेशन भी याद रखना कि 1 स्टैट कूलॉम 3 × 10⁹ कूलॉम के बराबर होता है। एक और यूनिट काफी चार्ज का फेमस होता है, एम्पियर आवर। एम्पियर आवर की अगर बात करें, ये काफी फेमस होता है। 1 एम्पियर आवर जो होता है वो 3600 कूलॉम के बराबर होता है। एम्पियर आवर थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे से मैं तुम्हें बताऊं, एम्पियर आवर जैसे तुम देखते हो तुम्हारी फोन की जो बैटरी होती है वो mAh में होती है, mAh। उस mAh का फुल फॉर्म होता है मिली आवर एम्पियर। मतलब ये एम्पियर आवर का क्या होता है, वो मिली वाला पार्ट होता है, मतलब इसका 1000 पार्ट होता है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लो अगर किसी की बैटरी 1000 mAh की है तो वो हो जाएगा तुम्हारा, इसका 1000 पार्ट कितना होगा, 3.6 कूलॉम। यानी वो बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, 3.6 कूलॉम का चार्ज स्टोर कर सकती है। या घर में देखते हो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है वो बैटरी तुम देखते हो कि एम्पियर आवर में होता है, यानी वो मिली एम्पियर आवर में नहीं होता है, वो किसमें होता है, एम्पियर आवर में होता है। तो ऐसे ध्यान रखना, एम्पियर आवर भी जो होता है वो चार्ज के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और ये तुम्हारा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये फेमस यूनिट है एम्पियर आवर। जैसे तुम अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा फेमस यूनिट है, नॉर्मली हम लोग इस यूनिट का काफी यूज करते हैं रियल लाइफ में। तो एम्पियर आवर जो है वो बेसिकली तुम्हारा चार्ज का ही यूनिट है। अगर ध्यान से देखो, तुम पढ़े थे वो क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो चार्ज होता है Q = I × T होता है। तो I का यूनिट हो गया एम्पियर, I का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, और इंटू टाइम का यूनिट क्या हो गया, आवर। एम्पियर और टाइम मतलब करंट और टाइम जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, चार्ज आता है। तो ये बेसिकली चार्ज का ही यूनिट है एम्पियर आवर।
और इस रिलेशन को याद रखना कि 1 एम्पियर आवर जो होता है वो 3600 कूलॉम के बराबर होता है। तो ये कुछ चार्ज के यूनिट्स हो गए। एसआई यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है। सीजीएस यूनिट जो होता है वो स्टैट कूलॉम होता है। 1 फैराडे जो होता है, फैराडे भी काफी बड़ा यूनिट है कूलॉम का चार्ज का, वो होता है 96,500 कूलॉम के बराबर। और अगर मैं स्टेट कूलॉम को और कूलॉम को रिलेट करूं तो 1 कूलॉम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम्स के क्या होता है, इक्वल होता है। बाकी एम्पियर आवर भी काफी फेमस यूनिट है, इसका जो वैल्यू होता है वो 3600 कूलॉम के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसको भी याद रखना। तुमसे कोई पूछे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, तो तुम बताना फैराडे, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो उस केस में तुम बताना स्टैट कूलॉम। सबसे जो छोटा यूनिट है वो कौन है, स्टैट कूलॉम, और सबसे जो बड़ा यूनिट है वो कौन है, फैराडे। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान। तो ये थोड़ा सा तुम्हारा चार्ज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि चार्ज जो होती है वो कंडक्टर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे या तो फोर्स एक्सर्ट कर पाता है या उसके फोर्स को खुद क्या कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है। ठीक है, चार्ज दो तरह के नेचर में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव नेचर में और नेगेटिव नेचर में। चार्ज के यूनिट की बात करें तो चार्ज जो है वो इसका स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट जो है वो कूलॉम होता है। सीजीएस यूनिट जो है स्टैट कूलॉम होता है। और बाकी कुछ फेमस यूनिट्स की बात करें तो फैराडे और एम्पियर आवर होते हैं। फैराडे जो होता है वो सबसे बड़ा यूनिट होता है चार्ज का, और जो स्टैट कूलॉम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग चार्ज के डेवलप होने का या किसी पार्टिकल पे चार्ज कैसे क्रिएट होता है उस चीज को समझते हैं, फिर हम लोग आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चार्ज, अगर मान लो चार्ज एक प्रॉपर्टी है तो किसी पार्टिकल में ये वाली प्रॉपर्टी डेवलप कैसे होती है, कोई पार्टिकल अगर चार्ज नहीं है तो वो चार्ज कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो भाई, कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज नहीं है तो उसके अंदर जो चार्ज क्रिएट होता है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये पढ़ा कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलके बना होता है। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बने होते हैं। तो अगर एटम की बात करें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं, और न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर किसी एटम के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले वो चार्ज एटम के ऊपर क्रिएट हुआ होगा। तो उस चीज को सबसे पहले समझते हैं। बेसिक्स ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज के क्रिएट होने का जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो क्या है वो समझते हैं। तो सपोज करो तुम्हारे पास एक न्यूट्रल एटम है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या सिचुएशन होगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो कौन से ऐसे बेसिक चेंजेस हैं जो उसके अंदर होंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। वो चीज को समझते हैं। एक न्यूट्रल एटम जब तक होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। इसका ये मतलब होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, उनका चार्ज, जो उनका नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल हो गया है। तो कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो जो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के इक्वल होके ओवरऑल एटम पे जो चार्ज हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ा था कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के। बट फर्क क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम।
तो इनके चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, साइन का। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब तक किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग सेम होगी, तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा और उस एटम के ऊपर चार्ज जीरो हो जाएगा। तो बेसिक जो पॉइंट है किसी एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट करने का, वो ये है कि किसी एटम पे चार्ज तभी क्रिएट हो सकता है जब इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग में डिफरेंस क्रिएट हो। जब तक इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक चार्ज क्रिएट होने का कोई चांस नहीं है। तो अब बात ये आती है कि अगर तुम इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो, तो या तो प्रोटॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार। तो एटम के अंदर हमने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो काफी डेंसर होता है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको डिस्प्लेस करना इतना इजी नहीं होगा। तो फिर हम लोग अगर उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और उनको डिस्प्लेस करना थोड़ा सा आसान होता है। तो अब ये चीज समझ लो कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है तो उसका जो सबसे मेन वजह है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ निकलेंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन कम होंगे और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज क्रिएट होगा, या अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से आएंगे एटम के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग बढ़ेगी और प्रोटॉन्स की नंबरिंग बढ़ेगी, तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो फाइनली तुम ये बोल सकते हो कि अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा तो उसका रीजन होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम पे डिपॉजिट हो कहीं और से आके, या अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। दो तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय डिपॉजिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड वन इज बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तुम किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उस एटम में जो नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो जाएगा, और उस केस में जो एटम होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम पे डिपॉजिट करते हैं तो जो एटम होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। और अगर कोई एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग कम होगी, तो नेगेटिव चार्ज कम होगा और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज पे क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो उस केस में एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव करने या डिपॉजिट करने से ही चार्ज क्रिएट हो सकता है। रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और रिमूव करोगे तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उल्टा मैंने यहां पे बता दिया, डिपॉजिट करेंगे तब तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और अगर रिमूव करेंगे उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तब जाके उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो होता है वो बेसिक पॉइंट होता है किसी एटम के ऊपर क्या करने का, चार्ज क्रिएट करने का। लेकिन असली में इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इसमें कुछ मेथड्स आते हैं चार्ज को क्रिएट करने का या किसी बॉडी को चार्ज करने का, उसको पहले समझते हैं वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नहीं होंगे किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट हो सकता है। तो ओवरऑल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्लेस करना ही होगा अगर किसी एटम के ऊपर क्या करना है, चार्ज क्रिएट करना है। तो चलो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी एटम को या किसी पार्टिकल को चार्ज करना है
तो उसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम किसी पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो अगला जो हेडिंग होगा हमारा, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज करने के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो तीन मेथड्स होते हैं किसी पार्टिकल को चार्ज करने के। एक होता है बाई फ्रिक्शन, किसी पार्टिकल को हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करा सकते हैं। एक मेथड होता है कंडक्शन, बाई कंडक्शन, और एक मेथड होता है तुम्हारा थर्ड, बाई इंडक्शन। थर्ड जो होता है वो होता है बाई इंडक्शन। तीन मेथड से हम लोग किसी पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग इन तीनों मेथड्स को समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी पार्टिकल को या किसी एटम को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज। तो फ्रिक्शन वाले केस में क्या होता है, सपोज करो एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर हम किसी दूसरे बॉडी को क्या करा रहे हैं, रब करा रहे, फ्रिक्शन करा रहे हैं इन दोनों को। तो सपोज करो एक दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो सपोज करो तुम इसको इधर मूव करा रहे हो और इसको इस साइड मूव करा रहे हो, ऐसे मोशन करा रहे हो। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि इनके फ्रिक्शन की वजह से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इसके ऊपर जाके ट्रांसफर हो जाए। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। और ऐसा होने से जिस एटम से या जिस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट होगा वो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। उस पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक मेथड हो सकता है किसी पार्टिकल पे क्या करने का, चार्ज क्रिएट करने का। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते थे तो हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया होता था कि जब हम लोग एक कंब को क्या करते हैं, अपने हेयर में रब करते हैं, तो उसकी वजह से हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंब पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कंब जो होता है वो चार्ज हो जाता है। और फिर उसके सामने हम पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स रखते हैं तो वो उनको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये रहा तुम्हारा एक मेथड फ्रिक्शन, जिसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो, किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हो। इस केस में इन दोनों पार्टिकल का कोई ऐसा नहीं है कि उनको कंडक्टर होना है या इंसुलेटर होना है, कुछ भी रह सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में से कुछ भी रहेंगे। तो ये वाला मेथड अप्लाई करके तुम चार्ज क्रिएट करा सकते हो। अगले वाले मेथड की बात करें, कंडक्शन वाले मेथड की, तो इसमें क्या होता है, सपोज करो तुम्हारे पास एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है, लेकिन दोनों के दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स होने चाहिए, मेटेलिक स्फीयर्स होने चाहिए। और सपोज करो पहले वाले के ऊपर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, पहला वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है, लेकिन दूसरा वाला जो स्फीयर है, मैं इसको ए बोलता हूं, इस वाले को बी बोलता हूं, ये पहले न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और मैं चाहता हूं कि बी वाला स्फीयर भी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कंडक्शन वाले मेथड से इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना, तो इन दोनों ही स्फीयर्स को हम टच कराएंगे, इन दोनों ही स्फीयर्स को हम लोग क्या कराएंगे, टच कराएंगे। और जब ये दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, तो उसकी वजह से कंडक्टर होने की वजह से इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसकी वजह से चार्ज दोनों स्फीयर्स पे पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, और बी वाले स्फीयर के ऊपर भी क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे इन दोनों को टच कराओगे, ये जो ए वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो बी वाले स्फीयर पे भी जाके क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। और फिर जब दोनों को तुम रिमूव करोगे, अलग अलग करोगे, तो फिर वापस से वो चार्ज ए पे नहीं आएगा, और ए पे भी वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और बी के ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो टच कराया तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं था उसके ऊपर भी चार्ज आ गया, बट जब रिमूव करेंगे तो वो चार्ज वापस से ए पे नहीं आएगा, वो चार्ज बी पे भी रहेगा और ए पे भी रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग बी वाले स्फीयर को भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो यहां देखो न्यूट्रल था, बट उसको हम कंडक्शन करा के इस बी वाले को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं।
एक और मेथड है हमारे पास किसी कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज करने का, जो पहले से अगर चार्ज ना हो तो उसको हम, एक और मेथड है इंडक्शन वाला मेथड, जिससे चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज करो दो स्फेयर्स हैं तुम्हारे पास ए और बी, और इन दोनों स्फेयर में सपोज करो कि ए के पास नेगेटिव चार्ज है और बी वाले के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और हम लोग उसको क्या करना चाह रहे हैं, चार्ज करना चाह रहे हैं। ये वाला तुम्हारा न्यूट्रल है। तो कंडक्शन वाले केस में हम लोग दोनों स्फेयर को टच कराते हैं, बट इंडक्शन वाले केस में टच नहीं कराना है, दोनों को क्या करना है, क्लोज लेके आना है बस। तो सपोज करो तुमने ए वाले को क्या किया, बी वाले के ऐसे क्लोज लेके आए, ऐसे हमने इन दोनों को क्या किया, क्लोज लेके आए हम। तो होगा क्या कि जब दोनों को क्लोज लेके आओगे तो जो ए वाले का नेगेटिव चार्ज है, ए वाले के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से ये जो बी वाला तुम्हारा स्फेयर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि कंडक्टर है तो क्या होंगे उसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब वो दोनों स्फेयर्स क्लोज आएंगे तो इस नेगेटिव चार्ज की रिपल्सन की वजह से इस बी वाले स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस रिपल्सन को फील करके दूसरे वाले एंड पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। यानी जो पहले वाले स्फेयर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उस रिपल्सन की वजह से वो इस पार्ट पे नहीं रह पाएंगे, और इस वाले एंड के जितने इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन की वजह से दूसरे वाले एंड पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन इधर थे, बट इस रिपल्सन की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे वाले एंड पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे। और इस वाले एंड पे जब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेंगे तो इस वाले एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कम हो जाएंगे। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। पहले यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन थे, उस पर कोई चार्ज नहीं था, बट यहां से इलेक्ट्रॉन के दूसरे एंड तक पे मूव करने की वजह से इधर इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग कम हो गई और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन साइड पे इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग क्या हो गई, बढ़ जाती है। तो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कम होने की वजह से इस वाले एंड पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो हुआ वो ए वाले स्फेयर के नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ। फिर हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव वाले पोर्शन को अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर किसी भी पार्टिकल की अर्थिंग करा दो तो उस पार्टिकल का सारा चार्ज जो होता है वो अर्थ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी अगर किसी कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है उसकी अर्थिंग करा दो, कुछ टाइम के बाद उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी अर्थिंग करा दो तो कुछ टाइम के बाद उसका चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ये सारा नेगेटिव चार्ज इस अर्थ के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा वो तुम्हारा न्यूट्रल बन जाएगा। और वापस से जब दोनों को तुम अलग करोगे, दोनों स्फेयर्स को, दोनों को वापस से अलग करोगे तो ए वाला तो जैसे था वैसे ही रहेगा, ए वाले में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ए वाले की वजह से बी वाले के अंदर ये सारे चेंजेस आए हैं, और अर्थिंग की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन तो अर्थ के अंदर चले गए। तो जब वापस से इन दोनों को अलग करोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन वापस इधर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है, अर्थिंग हो चुकी है। तो ओवरऑल इस बी वाले स्फेयर पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये बी वाला स्फेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। यानी एक स्फेयर ने दूसरे वाले स्फेयर के अंदर चार्ज को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, इसकी वजह से इसके अंदर चार्ज क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। यानी हमने एक चार्ज की वजह से दूसरे वाले पार्टिकल में जिसमें चार्ज नहीं था उस स्फेयर में चार्ज को क्या किया, इंड्यूस किया। तो इस चार्ज को जिसकी वजह से दूसरे वाले में चार्ज क्रिएट होता है उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, और जो चार्ज दूसरे वाले में क्रिएट हुआ उसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे इसके ऊपर Q चार्ज था और इसके अंदर स्मॉल q चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो
कैपिटल क्यू को हम लोग कहेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, जिसने चार्ज को क्रिएट कराया, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट हुआ, और स्मॉल क्यू को हम लोग बोल देंगे इंड्यूस्ड चार्ज, यानी जो नया चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हुआ, उसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे। इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि स्मॉल क्यू जो होता है मतलब इंड्यूस्ड चार्ज, वो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें जो के है वो मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उस चीज को तुम ध्यान से देख लेना। तो Q की वैल्यू मीडियम या बोल सकते हैं स्फीयर जो है उसका तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के जो है, इस रिलेशन से तुम इंड्यूस चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। माइनस ऑफ जो इंड्यूसिंग चार्ज है, जो स्टार्टिंग में जिसके ऊपर चार्ज था वो चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज है, और 1 माइनस 1 बाई के, इस फॉर्मूले से कितना चार्ज इस पे क्रिएट हुआ, जो इंड्यूस हुआ, उस चार्ज की तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप तुमको ये तीनों मेथड जो चार्जिंग के मेथड्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रिक्शन वाला मेथड, कंडक्शन वाला मेथड एंड देन इंडक्शन वाला मेथड। अगर सपोज करो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होता, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते, अट्रैक्ट होते, तो फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव होके चले आते, तो इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता और इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता। फिर हम करा देते अर्थिंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, अर्थिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन आके वहां पे सारा न्यूट्रल हो जाता। फिर जब दोनों को अलग करते तो इस स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते और उसकी वजह से इसके ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज क्रिएट। तो हमेशा अगर इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो इंड्यूस चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस चीज को दिमाग में रखना। तो आई होप ये तीनों के तीनों मेथड तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को। चार्ज के क्रिएट होने के मेथड को पढ़ने के बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, चार्ज कैसा होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग बना लो सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को, और इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हें पहले से पता होती है, बाकी एक दो हो सकती है नई प्रॉपर्टीज ऐड ऑन हो, उस चीज को देखो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो देखना, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो तुम यही याद रखना कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, उनके बीच में हमेशा हमेशा रिपल्सन होता है, और जो ऑपोजिट नेचर के चार्जेज होते हैं, मतलब अनलाइक चार्जेज जो होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये वाला क्लास 10th वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो जो चार्ज होता है वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कंजर्व होता है। तो चार्ज is conserved for an isolated system। चार्ज जो होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व होता है। इट मींस सपोज करो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और इसको बहुत सारा मान लो मैंने सफल कर दिया, बट सिस्टम ओवरऑल अभी भी क्या है, आइसोलेटेड है। और सपोज करो इसके अंदर और भी डिफरेंट छोटे छोटे चार्जेस डेवलप हो गए, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, ऐसे करके मान लो बहुत सारे चार्जेस क्रिएट हो गए। तो
तो ये भले चार्जेस जो है अंदर डिफरेंट डिफरेंट हो गए, लेकिन अगर इन सारे चार्जेस का जो टोटल करोगे और इन सारे चार्जेस का जो नेट निकालोगे वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 का जो नेट आएगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 प्लस Q8 प्लस Q9 के। यानी इन सारे चार्जेस का जो नेट होगा वो इन चार्जेस के नेट के बराबर होगा, बिकॉज एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो आई होप तुमको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। एक और प्रॉपर्टी आगे डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज जो होता है ना वो वेलोसिटी के साथ इंडिपेंडेंट होता है। किसी चार्ज पार्टिकल को कितनी भी वेलोसिटी से मूव करा लो, उस चार्ज को वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकती है। मतलब चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बोल सकते हो चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब होता है कि जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल को तुम कितनी भी वेलोसिटी से मूव करा दो, चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी एक चार्ज है 15 कूलॉम का, उसको सपोज करो तुम किसी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से मूव करा रहे हो। इसी चार्ज को, सेम चार्ज को अगर तुम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि लाइट की स्पीड होती है और बहुत बड़ी स्पीड होती है, उस स्पीड से भी इस चार्ज को मूव कराओगे तो ये 15 कूलॉम का चार्ज 15 कूलॉम का ही चार्ज रहेगा। इस चार्ज के अंदर कोई भी चेंजेस तुम्हें नजर नहीं आएंगे। तो ये वाली चीज जैसे तुम्हें और अच्छे से तब समझ में आएगी जब तुम इसको मास से कंपेयर करोगे। यानी ये वाली बात क्या हम किसी पार्टिकल के मास के लिए बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो कंजर्व रहता है? तो नहीं, पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, मास के साथ ऐसा नहीं होता है। वाइल जो है, यहीं पे ये चीज बोलो कि वाइल मास जो है, मास ऑफ पार्टिकल इज डिपेंडेंट टू वेलोसिटी। वो क्या होता है, डिपेंडेंट टू वेलोसिटी। वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है वो चीज देखो, तो कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसके मास को मान लो मैंने m सपोज कर लिया, तो वो इक्वल आता है m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² के। इस रिलेशन के थ्रू एक पार्टिकल का मास चेंज हो जाता है। वो चीज तुम देखो, m0 जो है वो पार्टिकल का रेस्ट मास है। मतलब पार्टिकल जब एक नॉर्मल स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसका मास m0 था, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पीड से उसको मूव करा दोगे तो उसका मास चेंज होके कुछ m हो जा रहा है। वो एक चीज देखो, एक केस लेते हैं, सपोज करो कि कोई पार्टिकल, सपोज कि वो लाइट की स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो v है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो सपोज किसी केस में किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो गया, तो क्या मैं v को c बोल दूंगा? तो ये c² अपॉन c² क्या हो जाएगा, 1। तो 1 - 1 ये वैल्यू 0 हो गई, और 0 का रूट लोगे तो 0 आएगा। तो इस केस में m की वैल्यू m0 अपॉन 0, और 0 से किसी चीज को डिवाइड करो तो वो इन्फिनिटी को टेंड करना शुरू कर देता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी पार्टिकल का मास अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो इन्फिनिटी को टेंड करना शुरू कर देता है। इससे ये तुम्हें चीज कंफर्म होती है कि किसी पार्टिकल का मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, नॉर्मल वेलोसिटी पे वो चीज तुम्हें नहीं पता चलेगी, वो सेम रहेगा। बट अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड को कंपेयर करना शुरू कर दे, उस कंपेरेबल वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को मूव करा दे, तो उस केस में उस पार्टिकल का मास तुम्हें चेंज नजर आएगा। बट ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता है। इसी चीज को समझाने के लिए मास वाला एग्जांपल दिया कि चार्ज जो होता है
वो वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मास ऑफ पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर देने से वो चेंज हो सकता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई कि लाइक चार्जेस जो होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, माइनस माइनस वाले चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, बट अगर अनलाइक चार्जेज हैं, प्लस माइनस वाले चार्ज हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और चार्ज जो होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व रहता है। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम उसके अंदर बहुत सारे चार्जेज हैं तो उनको तुम कितना भी कुछ कर लो वो चार्ज जो है कंजर्व रहेंगे। इन चार्जेस का जो नेट आएगा वो इन चार्जेस के नेट के बराबर आएगा। अंदर वैल्यूज थोड़ी बहुत इधर उधर डिफर कर सकती हैं। जो नेट वैल्यू होगी चार्ज की वो जितना इसका आएगा उतना ही नेट वैल्यू इसकी आएगी। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये थी कि चार्ज जो होता है किसी पार्टिकल का वो इनवेरिएंट होता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज तुमको समझ में आ गई होंगी। एक और प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना होता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो वाली प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। ये चार्ज की 4 सबसे मेजर प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हमें समझना होता है। तो 3 प्रॉपर्टीज को हमने समझ लिया है, अभी एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी को समझते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझते हैं यार, क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो अगर मैं क्वांटाइजेशन वाले टर्म को थोड़ा ब्रेक डाउन करूं तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब होता है कि जो कोई भी चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, वो एक पर्टिकुलर छोटे से टुकड़े में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। यानी उसकी एक चार्ज को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और वो छोटा जो टुकड़ा बनेगा, सबसे छोटा टुकड़ा जो बन सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो पीस बन सकता है चार्ज का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई होता है। और उस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। यानी दुनिया में कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो चार्ज उस ई वाले चार्ज के फॉर्म में क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यानी किसी भी चार्ज को हम लोग ई के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और वो चार्ज हमेशा हमेशा उस ई वाली वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कोई भी चार्ज को तुम जब ई वाले चार्ज से डिवाइड करोगे तो आंसर में तुमको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। यानी कोई भी चार्ज उस ई वाले चार्ज का या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा या 4 टाइम्स होगा या 5 टाइम्स होगा। तो क्वांटाइजेशन का यही मीनिंग होता है कि कोई भी चार्ज है, एनी चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, वो क्या होता है, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कौन से चार्ज के भाई, स्मॉल ई। ये जो ई वाला चार्ज है, उस चार्ज का कोई भी चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में तो वो इस ई वाले चार्ज का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब एक चार्ज सपोज करो Q है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, या तो प्लस ई के बराबर होगा या माइनस ई के बराबर होगा, या तो प्लस 2e के बराबर होगा या माइनस 2e के बराबर होगा, प्लस 3e या माइनस 3e, प्लस 4e या माइनस 4e, प्लस 5e या माइनस 5e एंड सो ऑन। कभी भी तुम ऐसा नहीं देखोगे कि कोई चार्ज 2/3e के इक्वल हो जाए या 1/5e हो जाए या 7.8e हो जाए। यानी कोई भी चार्ज को तुम E से स्मॉलर या E का फ्रैक्शन मल्टीपल तुम नहीं कर सकते, बिकॉज E जो है वो नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है। उस चार्ज को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के चार्जेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑलवेज जो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो सब के सब चार्जेस ई वाले चार्ज के क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं।
तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोई भी चार्ज अगर Q है तो या तो वो प्लस Ne होगा या माइनस Ne होगा, और यहाँ N जो है वो क्या कर रहा है, इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह के पॉइंट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये बोल सकता है जीरो हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बट जीरो होगा उस केस में चार्ज भी जीरो हो जाएगा। तो अगर चार्ज को जीरो नहीं रखना है तो या तो प्लस ई या माइनस ई, प्लस 2e या माइनस 2e, इस तरह के हम चार्ज को क्या करते हैं, ये समझते हैं कि वो चार्ज क्या होता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अगर कोई चार्ज E का फ्रैक्शन मल्टीपल है तो एग्जैक्टली वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई भी चार्ज तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो E वाले चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो इसका रीजन ये है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी तुम किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्रिएट कराए होगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराया होगा या 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कराए होंगे। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट या रिमूव करा सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं 1.5 या 2.5 या 2.7 इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट या रिमूव नहीं करा सकता तो क्या उतना चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही डिपॉजिट या रिमूव करा सकते हैं तो जो चार्ज भी क्रिएट होगा वो उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल होगा, और फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ E जो है वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो आई होप तुमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो Q होता है वो प्लस माइनस Ne के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहां से तुम ये बोल सकते हो जो Q है वो चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करो एक पार्टिकल है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं रिमूव कर दूं तो बताओ उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तुम कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो चार्ज होगा प्लस 2e। लेकिन वही अगर मैं एक एटम के ऊपर से, एक एटम पे हम क्या करूं, 5 इलेक्ट्रॉन में इसको डिपॉजिट करा दूं, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं, डिपॉजिट करा दूं, तो डिपॉजिट कराने से इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग इंक्रीज करेगी तो चार्ज भी इंक्रीज करेगा, नेगेटिव वाला, तो इसके ऊपर -5e चार्ज आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं उतना -e चार्ज क्रिएट होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं उतना +e चार्ज जो है वो पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो यहां से तुम ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जो कोई भी चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो प्लस माइनस Ne के इक्वल होता है। अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है तो तुम गिवन चार्ज को E वाले चार्ज से क्या कर सकते हो, डिवाइड करा सकते हो। E की जो वैल्यू होती है वो याद रखना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 ऑफ कूलॉम होता है, ये E की वैल्यू होती है। कोई तुमसे पूछे क्या E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नहीं, -E जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो बोलना +E चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन का चार्ज होता है। E जो है वो सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम को इंडिकेट कर रहा है, ये किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E के टर्म में बताना होगा तो -E बताओगे, और प्रोटॉन के चार्ज को बताना होगा तो +E बताओगे। अच्छा, अभी हमने एक चीज देखा कि जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलॉम होता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी पार्टिकल पे 1 कूलॉम का चार्ज क्रिएट हो तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट या रिमूव करना होगा, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। कि मैं ये चाहता हूं कि भाई 1 कूलॉम का चार्ज किसी पार्टिकल पे क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। समझना, कोई मान लो एक एटम है, उस एटम के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, 1 कूलॉम का चार्ज, इस एटम के ऊपर हम जो चार्ज क्रिएट करना चाह रहे हैं वो 1 कूलॉम का चार्ज क्रिएट कराना चाह रहे हैं। तो सपोज करो हम +1 कूलॉम चार्ज क्रिएट कराना चाह रहे हैं, इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होंगे, रिमूव करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल मैं सपोज कर लेता हूं कि n इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया,
और हम लोग इस चीज को फाइंड करते हैं कि वो देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके रिमूव होने से किसी पार्टिकल पे 1 कूलम्ब का चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो देखो यार, अगर तुम किसी पार्टिकल पे चाहते हो कि Q इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज क्रिएट हो जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? तो सपोज अभी हम n इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए तो n इंटू ई चार्ज जो होगा वो प्लस में क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो अगर तुम n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो Q वाले चार्ज में E की क्या कर दो? डिवीजन कर दो। Q की वैल्यू कितनी है? तो 1 है, और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसको सॉल्व करना है तो ये ऊपर जाएगा, इसको भी ऊपर लेके चलते तो 1 अपॉन 1.6 और 10 का पावर -19 को ऊपर लेके जाओ तो +19। यहां से एक काम करते हैं, इसमें से एक जीरो इसको दे देते हैं, ये 10 बन जाएगा। तो 10 अपॉन 1.6 और ये 10 का पावर 18 हो गया। इसके डेसिमल को रिमूव करना है तो ऊपर एक एक्स्ट्रा जीरो लेना पड़ेगा, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 1.16 हो जाएगा इंटू 10 का पावर 18। 16 से 100 को कट करो 4 से तो ये 25 और ये 4 हो जाएगा। फिर 4 से 25 में डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर किसी एटम के ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज क्रिएट करना है तो हमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा? डिपॉजिट करना होगा। कैन यू इमेजिन ये कितने नंबर है? तो अगर इसमें से मैं दो जीरोस को 6.25 को दे दूं तो ये 625 बन जाएगा। अभी भी इसके आगे 16 जीरोस, यानी 625 के आगे 16 जीरोस लगा लो। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब तुम डिपॉजिट करोगे तब जाके एक एटम के ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज क्रिएट होगा। इमेजिन कर पा रहे? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को क्रिएट कराने के लिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट या रिमूव करना पड़ेगा। तो आगे से अगर किसी क्वेश्चन में तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो ये प्रोसेस नहीं फाइंड करना। यहां से ये चीज तुम दिमाग में रख लो कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसके इक्वल होता है? तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। तो आगे से हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए। n इज इक्वल टू जो भी चार्ज गिवन होगा उसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अगर 1 कूलम्ब चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है तो 2 कूलम्ब चार्ज डबल, 3 कूलम्ब चार्ज ट्रिपल। तो उसी चीज से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गिवन है, चार्ज फाइंड करना है, तो फिर Q इक्वल टू n में किसका? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज फाइंड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में E वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, और अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चार्ज में तुम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 का मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। तो ये चीज भी तुम दिमाग में हमेशा रखना कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इकट्ठा करोगे तब जाके 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होता है? क्रिएट होता है। तो आई होप तुमको ये सारा प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक इन कॉन्सेप्ट